हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। हम यहाँ पर यूपी टेट के प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के जो कि 2016 के हैं प्रश्न लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे टेस्ट के तौर पर दीजिएगा और देखिएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो इसमें आप ऑप्शन बताइए आपका कौन सा सही हो रहा है। आइए जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया और इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना व प्रक्रिया के साथ अनुभव की अंतरक्रिया पर आधारित होता है। यानी कि यहाँ पर आपका जो है ग वाला ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें ये आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि मानव के शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक दायां भाग और एक बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन यानी कि द्विपार्श्विक अंतरण जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी कि सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आइए जानते हैं। बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति यानी कि जिसकी संख्या सबसे अधिक बार होती है वह बहुलक कहलाता है। इसे निम्न सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है, जैसे 3 मीडियन माइनस 2 मीन 3mn माइनस m। यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है बहुलक यानी कि क वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो आप बताइए इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इनके बारे में। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया है। इसी प्रकार आपको बता दें कि पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। वहीं पर थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसके बाद कोहलर ने सोच का सिद्धांत दिया और इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपका जो है स्किनर यानी कि ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आप अपने ऑप्शन बताइए। आइए जानते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 और 71 में दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखता है। यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? का वाला सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? आपके ऑप्शन है बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ड ने। आइए जानते हैं। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने और साइमन ने मिलकर किया था। तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है और मानसिक आयु उसकी बुद्धिलब्धि होती है। आइए देखते हैं। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुणे 100, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? का वाला ऑप्शन, बिने साइमन ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? आपके ऑप्शन है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो हम सब जानते हैं तत्परता का नियम, तनाव का नियम और अभ्यास का नियम तीनों है, लेकिन तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, इन चारों में आपका ख वाला ऑप्शन यानी कि तनाव का नियम जो है यह एक नियम नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पर ख वाला जो है वो गलत है। आइए देखते हैं अगला। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहों पर? आइए जानते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, चूहों पर स्किनर ने और बंदर पर कोहलर एवं कोफका ने मिलकर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कुत्ते पर, यानी कि ख जो है आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, कोफका या फिर वुडवर्थ? तो यहाँ पर आपका जो है कोहलर यानी कि ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना और प्रत्यक्षीकरण। तो आइए इसको देखते हैं। कार्य को आरंभ करने, अगर हम किसी को कार्य को करने चल रहे हैं या फिर आप किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको इसमें प्रेरणा की अधिक आवश्यकता होगी और उसे जारी रखने के लिए भी आपको प्रेरणा की ज़रूरत और नियमित प्रक्रिया हो, इसके लिए भी आपको प्रेरणा की ज़रूरत होगी, यानी कि आपका यहाँ पर का वाला ऑप्शन जो है प्रेरणा सही हो जाएगा। अगला है विस्मृति कम करने का उपाय है, यानी कि जो हम भूलते हैं उसे कम करने का क्या उपाय है? ऑप्शन है आपके सीखने में कमी, सीखने में की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ये सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं जब व्यक्ति अपने भूतकाल यानी कि भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में जब असफल हो जाता है तब उसे विस्मृति कहते हैं। और विस्मृति को कम करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति करते रहें। जैसे आज भी ये समस्या होती है जब हम कोई चीज़ आपके 9th या 10th में पढ़े हैं और हमने वो पाठ दोहराया नहीं है या फिर हमने उसे कभी रिवीजन ही नहीं किया तो हमें वह चीज़ याद नहीं रहेगी। यानी कि अगर हम वहाँ पर पाठ की पुनरावृत्ति करते तो हमें विस्मृति कम करने का उपाय मिल जाता। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ग वाला यानी कि पाठ की पुनरावृत्ति सही है। इसे करने से आपकी याददाश्त भली बनी रहती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्रोध का भय है, क्रोध का भय प्रकार है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? संवेग के, अभिप्रेरणा के,
परिकल्पना के या फिर मूल प्रवृत्ति के। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि संवेग और मूल प्रवृत्ति इसमें आपको थोड़ा घनचक्कर में डाल देगा। तो आपको बता दें कि क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ अंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन और इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यानी कि आपका यहाँ पर संवेग जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है। मतलब कोई व्यक्ति है जो कुछ कार्य कर रहा है और आपने उसे देख लिया, तो आप सोचेंगे कि जब हम यह कार्य करेंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो यह क्या कहलाएगा? सीखना, अनुकरण, कल्पना या फिर चिंतन? आइए जानते हैं। हमें पता है कि हम दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों की नकल कर रहे हैं, तो या फिर अनुकरण कहलाएगा। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श या मॉडल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ख वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण या फिर सीखना? तो सिंपल बात है कि धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। अगर कोई पूर्व अर्जित ज्ञान हमारे नवीन अर्जित ज्ञान को अर्जित करने में सहायता कर रहा है तो सिंपल सी बात है, या तो वो धनात्मक होगा या सकारात्मक होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें सहायता देती है तो उसका हमारे ऊपर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो है ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान। तो आप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने यानी कि याद रखने का पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यहाँ पर असफलता है, न कि सफलता है। अगर असफलता है तो हम इसे क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर इसे विस्मृति कहेंगे। अगर वही चीज़ हमें याद हो जाती तो हम उसे स्मृति कहते, क्योंकि वो हमें याद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर असफलता है, इसलिए हम वहाँ विस्मृति का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, अधिगम्य अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या फिर किशोरावस्था का विकास। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? आइए देखते हैं। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस, आप एक चीज़ यहाँ पकड़ लीजिएगा, स्टैनले हॉल की बुक है एडोलसेंस, ने किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया था। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन यानी कि किशोरावस्था का विकास जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? आपके ऑप्शन है कमेनियस, हॉल, हॉलिंगबर्थ और फ्रायड। आइए जानते हैं। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के रूप में मुख्य 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इनमें पहला है मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था और अदृश्य अवस्था, और 5वां है जननेंद्रिय अवस्था। यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन फ्रायड घ वाला जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पावलाव और वाटसन। आइए जानते हैं। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। यानी कि आपका जो है यहाँ पर डब्ल्यू वुंट सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? आपके ऑप्शन है फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन और कुर्ट लेविन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने रखी थी, जिनमें नाम है उनके मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन। तो यहाँ पर आपका जो है मैक्स वर्दीमर यानी कि ख वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति और सृजनात्मकता। आइए जानते हैं। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यात करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं आती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती हैं। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। यानी कि आपका यहाँ पर जो है घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है व्यवहारविदों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादियों का। तो यहाँ पर आपका जो है डी वाला ऑप्शन यानी कि गेस्टाल्टवादी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो आप जानते होंगे कि बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि बुद्धि परीक्षण। आपका ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभिक्रम आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन है हल, थांडाइक, स्किनर या वाटसन। तो यहाँ पर जो है आपका ग वाला ऑप्शन यानी कि स्किनर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता। तो हम जानते हैं कि सीखना या अधिगम एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि आपका यहाँ पर क्या होगा? का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। आइए जानते हैं। जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगी ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा गया: सामग्री, संक्रिया और उत्पाद। और संक्रिया को पुनः 5 प्रकार में विभाजित करके इन्होंने दिया है संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन और गैर परंपरागत चिंतन, और 5वां मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका जो है गिलफोर्ड का सिद्धांत यानी कि ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? आपके ऑप्शन है 80, 100, 110 या फिर 125। तो हम जानते हैं मानसिक आयु निकालने का क्या सूत्र है। इसका सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो आप करेंगे इसको 10 इसकी मानसिक आयु है, 8 वास्तविक आयु है और इंटू 100 करके इक्वल टू आ जाएगा आपका 125। यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? आपके ऑप्शन है जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपो
टोल्सिक का सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका जो है जेम्स लैंग का सिद्धांत का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको बना लीजिएगा, यहाँ पर सैमसंग नहीं होगा, जैमसंग होगा, जेम्स लैंग होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांविधिक तनाव डैश कहलाता है? द्वंद्व, चिंता, कुंठा या फिर तनाव। तो हम जानते हैं कि मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ग वाला ऑप्शन कुंठा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। आइए जानते हैं। नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है नैतिक विकास यानी कि ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप प्रश्नों को करके बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में कितने आंसर सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। इसके बाद आपके एक प्रश्न और बचे हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। आपके ऑप्शन है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। आइए देखते हैं। 130 से अधिक जो हैं वो प्रतिभाशाली बुद्धि के हैं, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि। तो यहाँ पर जो है आपका 90 से 100 पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका सामान्य बुद्धि ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप पूरे प्रश्नों को करिएगा और देखिएगा कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।